हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं शिव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सिक्स क्लास का जो अपना सेवन्थ चैप्टर है, अशोक एक अनोखा सम्राट, वो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है और उसके अंतर्गत हम एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज हमारा ये दूसरी क्लास होगी और आज जानेंगे इस राजधानी में सम्राट किस प्रकार से, यानी राजधानी का जो चयन था वो किस प्रकार से किया हुआ था, कौन सी राजधानी थी, कौन कौन से लोग राजधानी के अंदर रहते थे, उन सभी के बारे में डिस्कस रहेगा। अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे था वो सब डिस्कस आज रहेगा। तो देखिए, मैक्सनेज कौन था? चंद्रगुप्त के दरबार में जो पश्चिम एशिया का जो यूनानी शासक था, राजा सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत था ये। मैक्सनेज ने जो कुछ देखा था उसका विवरण उसने अपनी पुस्तक का, उन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका के अंदर उन्होंने वर्णन किया। यहाँ हमें उसके विवरण का एक अंश दिया हुआ है, उस अंश को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बताया गया है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यानी जब भी सम्राट जनता के सामने आता था तो एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी, उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। यानी राजा को सोने की पालकी में बैठाकर जनता के बीच ले जाया जाता था, भ्रमण करते थे। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर कहानी बताई जा रही है कि राजा को छाया करने के लिए क्या अंगरक्षक जो थे वो पेड़ों को लेकर के चलते थे ताकि धूप ना पड़े। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। देखिए कितने गजब की यहाँ पर आपको एक तरह से सीन बताए जा रहे हैं, जैसे मूवी आपके सामने चल रही हो कि जो पेड़ लेकर के चलते थे लोग, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। देखिए, महिलाएं उस समय सैनिक थी। देखिए, वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, इसलिए महिला लोगों को वो अपना आरक्षक बनाते थे। उनका खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। देखिए कितने ज़बरदस्त प्रोटेक्शन जो राजा को दी जाती थी। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ज़बरदस्त। देखिए कितना डर लगा रहता था लोगों को, राजाओं को, कि लगातार 2 दिन तक एक कमरे में नहीं सोते थे। तो कितनी ज़बरदस्त प्रोटेक्शन का उन्होंने वो बना रखा था अपने इर्द गिर्द। और पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है, उसके बारे में क्या लिखे हैं? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज यानी जो सैनिकों के जो निगरानी के लिए जो बुर्ज बनाए जाते हैं, जहाँ पर सैनिक होते हैं। 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। यानी पाटलिपुत्र जो बना हुआ था वो काठ से बना हुआ था, जिस पर पत्थर की निकासी से अलंकरण किया गया था। चारों तरफ से इसको उद्यानों और चिड़ियों के लिए रैन बसेरों से ये घिरा हुआ था। यानी जब पाटलिपुत्र था ये भी काठ का बना हुआ था, लेकिन काठ के ऊपर पत्थरों की निकासी थी। चारों तरफ उद्यान थे, उद्यानों के अंदर चिड़ियाएँ चहचहाती रहती थी। ये उस समय का क्या दिया हुआ है, सीन दिया हुआ है पाटलिपुत्र का। और यहाँ पर देखिए ऊपर जो हमने डिस्कस किया था कि जंगलों में रहने वाले लोग थे, किस प्रकार से जंगल में जो लोग रहते थे वो राजा को मदद देते थे, किस प्रकार से। देखिए अंत में जंगल वाले इलाके आ जाते थे जहाँ पर मतलब जो मगध का हमने देखा था एक तरह से, तो उसमें किस प्रकार से कौन कौन से इलाके बटे हुए थे। तो सबसे बाद में क्या आते थे, जंगल आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला करके उपहार के रूप में देते रहें। तो इसलिए इनको क्या रखा हुआ था, स्वतंत्र रखा हुआ था। यहाँ पर देखिए अशोक एक अनोखा सम्राट, यानी अशोक अनोखा कैसे था, जैसा कि हमारा चैप्टर का टाइटल भी है, अध्याय का जो शीर्षक है वो यहाँ पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अनोखा कैसे था ये। देखिए अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। यानी सबसे पहले जनता तक अपनी बातें
अपने इन पे अभिलेखों पर लिखवा कर लिखित रूप में जनता तक पहुंचाने का कार्य किसने किया था? तो वो थे अशोक महान। इसलिए इनको अशोक महान कहा जाता है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में थे। भाषा क्या थी? प्राकृत थी, और उसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि, जो कि उस समय की आम बोलचाल की भाषा होकर थी, आम जनता की भाषा थी। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख एक अभिलेख है। तो जो अभिलेख नंबर 13 है उसके अंदर ये बताया जाता है। देखिए, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद, यानी राजा कब बना? 269 के अंदर ये राजा बने थे। राजा कब बने थे? 269 के अंदर ये राजा बने थे। उसके बाद 261 के अंदर इन्होंने कलिंग विजय की थी, कलिंग युद्ध किया था 260 के अंदर। तो जब इन्होंने 8 साल के बाद मैंने कलिंग विजय की थी, ये बता रहे हैं। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे, उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ। और ये दुख क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो मरने वाले लोग थे, मरने वाले लोगों के अंदर प्रियजन भी थे, और इतने अपार जनहानि को देख करके इनका हृदय जो है द्रवित हो जाता है। फिर ये बुद्धगुप्त नाम के जो एक बौद्ध भिक्षु होते हैं उनसे दीक्षा लेते हैं। तो जब देखिए, जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शर्मण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मर्तकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को वो खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं जब मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से काफ़ी अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। यानी कलिंग लड़ाई के बाद, ये धर्म जो है संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, धर्म होता है। ये युद्ध को लेकर के जो उसके मन में आशंकाएं उत्पन्न हुई थी अशोक महान के, वो सभी इसके जो अभिलेख है उस अभिलेख के अंदर वर्णित की गई हैं। उसके बाद देखिए, अशोक का कलिंग युद्ध क्या था? तो देखिए, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? उड़ीसा का। मानचित्र 5 में पृष्ठ नंबर 68 पर यह दिया हुआ है, 68 पर। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबे को देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो जाती है और उन्होंने भविष्य में कभी युद्ध न करने की कसम खान ली थी। यानी अशोक ने युद्ध भविष्य में कभी न करने की। ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, 261 BC। ये तब ये युद्ध हुआ था और इस नरसंहार को देखकर उन्होंने भविष्य में कभी युद्ध नहीं करने की ठान ली थी। तो देखिए, इसके बाद क्या हुआ? उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखें। यह बिहार के रामपुरवा में, रामपुरवा से क्या मिला? अभिलेख मिला है। उसमें मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक अनुपम नमूना है भाई। अशोक का देखिए धर्म क्या था। अशोक ने अपने धर्म विजय को किस प्रकार से फैलाया था। देखिए, अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी भाई। अशोक ने एक साधारण धर्म का पालन किया था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी काफ़ी प्रेरित थे। तो बुद्ध से प्रेरित होकर ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था भाई। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना होनी चाहिए। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले भी लोग थे और इससे कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती थी। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व अड़ोस पड़ोस के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। यानी इन सभी समस्याओं का निदान करना किसका कर्तव्य है? अशोक जी का, राजा का कर्तव्य बनता है। इसलिए उन्होंने भविष्य में कभी युद्ध न करने की और लोगों को अपने आदर्शों को, अपने जैसे कि जो राजा लोग थे, राजा को अपनी प्रजा से, और जो स्वामी लोग हैं उनको अपने
नौकरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये सभी शिक्षाएं वो देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया था, धम्म महामातम नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर के उनकी धम्म की शिक्षा देते थे। शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें धम्म महामात्र लोगों की नियुक्ति की थी। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवाए थे। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। यानी इतने महान बन गए थे कलिंग विजय के बाद कि उन्होंने आगे बढ़ कर के जनता को प्रेरित करने का हर संभव प्रयास किया था। तो विचारों को प्रसारित करने के लिए उन्होंने कहाँ सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में वे अपने दूत भेजे थे। इवन अपने बच्चों को भी उन्होंने श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भेजा था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाई। इन सब के अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था करवाई थी, जहाँ पर लोगों को साथ साथ जानवरों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था, ये सुन लीजिए, ये देख लेते हैं। चलिए देखिए, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर जो अनुष्ठान करते हैं वो अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं? जैसे कि जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है। देखिए, जब वो लोग बीमार होते हैं या जब उनके बच्चों का विवाह होता है या बच्चे के जन्म पर, और जब या कहीं यात्रा करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। यानी कि विवाह के समय पर अलग अनुष्ठान किए जाते हैं, बीमार होते हैं तब अलग से अनुष्ठान किए जाते हैं। तरह तरह की ये कर्मकांड थे। ये के कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। अशोक ने समझाया कि ये कर्मकांड जो हैं ये आप किसी काम के नहीं हैं। ये जनता को जो है वैसे ही भ्रम के अंदर डालने की कुछ चेष्टाएं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को मानें तो यह ज़्यादा फलदायी होगी। ये रीतियाँ क्या थी उनके बारे में देखिए। ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा शर्मणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को एक दूसरे के धर्म के सम्मुख प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए और एक दूसरे में आस्था रखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। यानी उस समय जो अशोक ने जो बातें लिख करके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में जो आम जनता के लिए भेजे थे, उनकी प्रासंगिकता आज भी उसी प्रकार से बनी हुई है। देखिए, यहाँ पर ब्राह्मणी लिपि के बारे में कुछ दिया हुआ है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मणी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। यहाँ पर आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ए दे रखा है पहले जो हम ऋषि के अंदर यूज करते हैं, ये प्रारंभिक ब्राह्मणी भाषा का जो लिपि थी उसका ए है। अब जो ये बीच दूसरे नंबर पर जो दिया हुआ है ये देवनागरी की जो हिंदी है उसका है, और तीसरे नंबर जो बांग्ला है उसका है, चौथे नंबर पर ये मलयालम का है, और पाँचवें नंबर पर ये तमिल भाषा का ए दिया हुआ है। ये अलग अलग भाषाओं के वो दिए हुए हैं। अब यहाँ देखिए अन्यत्र के अंदर क्या दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। 2400 वर्ष पहले का मतलब ये हुआ कि आज से 2400 वर्ष पहले यानी 400 ईस्वी पूर्व 400 ईस्वी पूर्व ये निर्माण किया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही
यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसके ऊपर सतह सड़क जैसी चौड़ी है, यानी इस पर गाड़ियां जो हैं वो आसानी से चल सकती हैं। इसके ऊपर से सड़क जैसी चौड़ी। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से काफ़ी अलग था। उनके साथ इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद तो विशेष तौर पर जो सौहार्दपूर्ण जो व्यवहार किया था वो व्यवहार था जैसा कि आज हम चाइना का देखते हैं, उस प्रकार का व्यवहार राजा अशोक का नहीं था, सम्राट अशोक का नहीं था। तो ये आज हमने जाना कि सम्राट जो अशोक थे वो महान कैसे बने। महान केवल वो राजा की नीतियों, केवल राजा बनने से नहीं, बल्कि उन्होंने अपने युद्ध विजय को त्याग करके धम्म विजय को अपनाया और उसके बाद लोगों के दिलों को जीता। और लोगों के दिलों को जीतकर लोगों के जो रीति रिवाज हैं उनमें सुधार करने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया था। तो इसीलिए आज अशोक को महान कहा जाता है। यही सभी बातें जो हैं अशोक को महान बनाती हैं। तो अशोक महान की कहानी के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।